नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और ये थर्ड और आखिरी पार्ट होगा इस एनसीईआरटी का और आपकी ये एनसीईआरटी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ और थर्ड पार्ट में हम रिमेनिंग पूरे चैप्टर्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने जो पहले 2 पार्ट पढ़े थे उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिश ईरा में किस तरह से चला इकोनॉमी। उसके बाद हमने देखा 1950 से 1990 तक इकोनॉमी किस तरह से थी। अब 1990 के बाद 1991 में कोई चेंजेस आए इकोनॉमी में और वो चेंजेस को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। चलिए ये तीनों चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये 1991 वाला ईरा हम अभी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क चलता था। 1991 की बात करें तो इंडिया मेट विथ अ इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू एक्सटर्नल डेब्ट, है ना। तो अब क्या हुआ कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका था 1991 में। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड, है ना। इंडिया ने काफ़ी सारा बोरो कर चुका था एब्रॉड से ऑलरेडी इकोनॉमी कल क्राइसिस के चलते। और अब क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट के पास रीपेमेंट करने के लिए अब कुछ बचा नहीं था, है ना। अब वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जो कर्जा था, डेट था। अब यहाँ पे मेनली क्या होता है कि बोरोइंग्स बाहर से ली गई है तो हम हमारे रुपीज़ में तो पे नहीं करेंगे ना, हम डॉलर में ही पे करेंगे। अब मेनली हमारे पास ऐसा कोई एक्सटर्नल डेब्ट जिससे हम रीपेमेंट कर सके, ऐसा कुछ सोर्स नहीं बचा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है विच वी जनरली मेंटेन टू इम्पोर्ट पेट्रोल, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे जाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज वाला जो मनी है वो हमारे पास, करेंसी हमारे पास रखा जाता है। रिजर्व बैंक जैसे कि मेंटेन करता है इन चीज़ों को। ये भी हम पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए जो मेंटेन करते थे और अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स के लिए हम जो मेंटेन करते थे, क्योंकि देखिए हम कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो डॉलर हमारे पास जो था उसी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है और वहीं से हम पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए या बाकी इंपॉर्टेंट आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए जो हमने रखे थे ड्रॉप टू द लेवल दैट वर नॉट सफिशिएंट इवन अ फोर्टनाइट, है ना। तो एक रात तक, यानी अब ये देख लीजिए कि बहुत कम दिन चलने वाला था, इतना ही रिजर्व बचा था। और व्हेन वी इंपोर्ट पेट्रोल और ये सब, तो हमें ये पता है वी पे इन डॉलर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम रुपीज़ में तो पे नहीं करेंगे, हमारे पास कितना भी रुपीज़ रहे कोई काम का नहीं था। और ये जो क्राइसिस था यहाँ पे मेनली क्या हो गया कि प्राइजेस बढ़ गए एसेंशियल गुड्स के। द क्राइसिस वाज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। ये हो गया इसका बैकग्राउंड। अब इसमें एक हमें समझने की जो ज़रूरत है वो है एक्सपेंडिचर और इनकम, है ना। तो व्हेन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम, है ना, जब हमारा खर्चा हमारे इनकम से ज़्यादा हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को या फिर हमें बोरो करना पड़ेगा, कुछ पैसा उधार लेना पड़ेगा बैंक से, बराबर, क्योंकि वो डेफिसिट में चले गया है। डेफिसिट यानी यही समझ जाइए कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम, तब उसको कहा जाता है डेफिसिट। और जब डेफिसिट हो जाए तो हमें बैंक से बोरो करना पड़ता है एंड ऑल्सो फ्रॉम पीपल विद इन कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, यहाँ से हमें बोरो करना पड़ेगा जब भी हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो हम ये करते हैं काम, तो गवर्नमेंट भी उसी तरह से बोरो करती है। अब कुछ पॉलिसीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज वर वेरी लो, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट द प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ऑल। ये सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे थे। डेवलपमेंट पॉलिसी कहीं ना कहीं इस तरफ अभी ये रिक्वायरमेंट थे कि रेवेन्यू जो है वो बहुत कम भी रहे, फिर भी, है ना, गवर्नमेंट को ये सब प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा अगर सब कुछ अभी इस तरह से उनको ये
प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो कंटिन्यूस स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, है ना। तो हमेशा गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही थी वहाँ से कोई भी रेवेन्यू एडिशनल आ नहीं रहा था। और गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंटली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, है ना। टैक्सेशन भी काफ़ी सारे पैसे नहीं आ पा रहे थे, गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं आ पा रही थी टैक्सेशन से, इसीलिए द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये भी अगर हम देखेंगे इसीलिए नहीं तो ये भी जो है इनकम जो है पब्लिक सेक्टर से जो आ रही थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी कि जो भी खर्चा हो रहा है उससे हम फेस कर सके। At times, or foreign exchange borrowed from other countries at international financial institutes was spent on meeting the consumption needs, है ना। तो फिर यूज़ क्या करेंगे, फिर यूज़ हमें यही करना था, जो भी हमारे पास पैसा आया था बाकी कंट्रीज से, हमने जो बोरो किया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या बाकी कंट्रीज हो, वही अभी हम खर्च कर सकते थे, है ना। ठीक है, इंडिया में तो चीज़ें चलेगी, बट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यही पैसा खर्च करना पड़ेगा जो हम बोरो कर चुके हैं। अब आगे क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एट लेट 1980s, ये सब बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो कहीं ना कहीं बिगैन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय सच लार्ज मार्जिन दैट इट बिकेम अनसस्टेनेबल, है ना। तो हमें यही पता चलता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसके रेवेन्यू से भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि अब सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। प्राइजेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, ऐसा होगा तो प्राइजेस बढ़ेंगे। इंपोर्ट भी बहुत ग्रीव एट वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर हमारे एक्सपोर्ट जितना है उतना ही इंपोर्ट है तो ठीक है। हमारे एक्सपोर्ट से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, हम $100 अगर कमा रहे हैं एक्सपोर्ट से और इंपोर्ट हम कर रहे हैं 120 रुपए की चीज़ें, यानी हमारे पास इनकम आ रही है कितनी, तो $100 और हम खर्च कर रहे हैं $120, यानी $20 तो हमें कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे। तो यही चीज़ें चल रही थी कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे और इंपोर्ट्स बढ़े जा रहे थे। ये प्रॉब्लम होने का, जस्ट पॉइंटेड अर्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड एट लेवल, है ना। तो ये तो डिक्लाइन करेगा ही, फॉरेन रिजर्व जो हमने रखा था वॉज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स, है ना। 2 हफ्ते से ज़्यादा भी अभी हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इतना भी पैसा हमारे पास बचा नहीं था। और देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, और हम इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे थे जिनसे हमने पैसे, लेंडर्स जो थे जिनसे हमने पैसे बोरो किए थे, सॉरी डॉलर्स बोरो किए थे या फिर फॉरेन एक्सचेंज बोरो किया था, ये सब यहाँ पे हो नहीं पा रहा था। 1980s में इतना बुरा समय चला। उसके बाद अब इस बुरे समय में इंडिया गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन के पास, जिसको IBRD कहा जाता है और जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, है ना। IBRD यानी ही वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके लिए बनाया जाता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF के पास गया और IMF और इन लोगों ने मिल के $7 बिलियन इंडिया को लोन दे दिए कि आप ये लोन रखिए और अपना क्राइसिस मैनेज कीजिए। फॉर अवेलिंग द लोन, अब क्या हुआ, ये लोन देते वक्त, है ना, फॉर अवेलिंग द लोन दीज इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज, है ना, एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन। इंडिया ने अब तक रेस्ट्रिक्शन रखे थे कि हमारे यहाँ पे इतने ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हमने ऑलरेडी देखा भी है। इंपोर्ट पे हम ज़्यादातर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे या फिर हम जो ज़्यादातर टैक्स ही लेते थे या फिर जो भी चीज़ें लेते थे, कोटा हमने फिक्स किया था, ये सब रेस्ट्रिक्शन हमें रिमूव करने लगा है प्राइवेट सेक्टर से। और गवर्नमेंट का जो भी रोल है ट्रेड, ये पूरा रोल भी कम करने बोला गवर्नमेंट का, और पूरे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन भी रिमूव करने बोले। अब ट्रेड रेस्ट्रिक्शन रिमूव होने वाले थे, हमारी इकोनॉमी जो है वो ओपन होने वाली थी। इंडिया ने एग्री टू द कंडीशनलिटीज़ of World Bank and IMF and announce new economic policy that is NEP। और इंडिया ने बोला कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, अपने इकोनॉमी को ओपन करेंगे, और इस पॉलिसी को, एक नई पॉलिसी लाई गई जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। अब NEP क्या होता है ये हम NEP हम क्या होता है ये देख लेते हैं। NEP में क्या बताया गया है। The thrust of policies was towards creating more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms। मैंने यही बताया आपको कि देखिए ये पॉलिसी क्या थी, तो पॉलिसी यही थी कि बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनने वाला था अब, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन होने वाली थी। इकोनॉमी ओपन होना यानी अब फॉरेन की जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी और हमारे जो इंडिया की कंपनीज है उसको डायरेक्टली कंपटीशन देगी।
है ना। दिस सेट ऑफ पॉलिसी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक स्टेबलाइजिंग मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, है ना। तो इस तरह से एक स्टेबलाइज होना था और एक स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाने थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली थी। तो स्टेबलाइजिंग मेथड्स मेजर्स क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स क्या है, ये जान लेते। स्टेबलाइजेशन मेथड ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, है ना। ये क्या करने वाले थे, जो भी अब तक वीकनेस हमें देखने मिले उन वीकनेसेस को करेक्ट करने वाले थे, है ना। जो वीकनेस हमारा किस चीज़ को लेके था, बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जो जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे। इसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करके बहुत कम एक्सपोर्ट ऐसा ना हो, ऐसा हमें करना था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमें अभी क्या करना होगा, तो वो मेंटेन करना होगा, और जो भी प्राइस राइज हो रहा है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। ये चीज़ें अभी यहाँ पे देखने मिल रही थी। इस तरह से हमें स्टेबिलिटी लाना था। सेकेंड वन है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में हम क्या करने वाले थे, तो लॉन्ग टर्म मेजर्स जो है ये शॉर्ट टर्म थे, ये लॉन्ग टर्म थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर। यहाँ हमें क्या करना था कि हमें अपनी जो एफिशिएंसी है हमारे इकोनॉमी की उसे इम्प्रूव करना था। कैसे, तो इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। तो इंटरनेशनल अब लेवल पे अब हमारे साथ कंपटीशन थी अभी काफ़ी सारे कंपनीज की। अब यहाँ हमें मेनली इसमें इंडियन इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, ताकि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़े और हम भी एक कड़ी टक्कर दे पाए। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें करना था, तो ये हमने किया। और गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिसीज which fall under three heads। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसे LPG कहा जाता है। LPG का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, फर्स्ट टू आर पॉलिसी स्ट्रेटेजीज, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो ये पॉलिसी स्ट्रेटेजी थी, और दूसरा जो है वो आउटकम ऑफ दी स्ट्रेटेजीज था, है ना। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन होने वाला था, हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हटा देने वाले थे, लिबरल होने वाले थे, लिबरलाइजेशन लाने वाले थे, ओपन करने वाले थे इकोनॉमी को। और प्राइवेटाइजेशन अभी इंडिया में होने वाला था, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली थी, और ये चीज़ों के कारण हो जाने वाला था ग्लोबलाइजेशन। अब हम ग्लोबल लेवल पे काम करने वाले थे, अब हमारा मार्केट ग्लोबल बनने वाला था, जो पूरे वर्ल्ड का एक मार्केट बन जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें होने वाली थी। तो ये दो जो है ये पॉलिसी स्ट्रेटेजी थी, और इससे होने वाला था ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हम पढ़ लेंगे, प्राइवेटाइजेशन को पढ़ेंगे और ग्लोबलाइजेशन को भी हम पढ़ेंगे, तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन को पढ़ लेते हैं। लिबरलाइजेशन जो है वो यही है कि रेस्ट्रिक्शन जो थे वो ख़त्म कर देना और ओपन कर देना अलग अलग सेक्टर्स के इकोनॉमी को। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। Few liberalization methods were introduced in 1980s in areas of industrial licensing, है ना। तो यहाँ पे हम यही देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे मेथड्स, यहाँ लिबरलाइजेशन मेजर्स लिए गए 1980s में, है ना। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जैसे था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन था, फिस्कल पॉलिसी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म पॉलिसीज, ये पूरी चीज़ें अब शुरुआत कर दी थी हमने 1991 में, ये पूरी चीज़ें करना। अब यहाँ पे देखेंगे तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी हमने काफ़ी कम कर दी थी, उसको भी लिबरलाइज कर दिया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी उसको भी हमने, है ना, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें लिबरलाइजेशन की तरफ लेके जा रही थी। उसके बाद डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहले अब मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में मेनली इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था, अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, वो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ऑफिशियल से उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा, जिसको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहते थे। ये पहली चीज़ें थी, ये ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, प्राइवेट सेक्टर ये अलाउ नहीं था बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, अब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना पड़ेगा। यही तो लिबरलाइजेशन होगा। कुछ गुड्स जो थे वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही प्रोड्यूस किए जा सकते थे, है ना, तो ये भी खत्म करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, है ना, ये भी चीज़ें, कंट्रोल ऑफ प्राइस फिक्स भी नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी, तभी तो आप लिबरल हो जाओगे। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन, ये पूरे रिस्ट्रिक्शन जो है लिफ्ट करना। द रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 1991 रिमूव ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस, ये पूरे रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिए गए और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड, ये एबॉलिश कर दिया गया। बट कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डस केमिकल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस,
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, ये चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों में लाइसेंसिंग जो थी ये बंद करा दी गई। ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज इन्होंने रिजर्व रखी थी, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट अभी कौन बनाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, एटॉमिक एनर्जी भी गवर्नमेंट बना सकती है और रेलवे ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट बना सकती है। ये 3 इंडस्ट्रीज को मेनली छोड़ के बाकी में प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया गया। काफ़ी सारे जो गुड्स है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी हैव नाउ बीन डिजर्व्ड, है ना, तो मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डिजर्व्ड, ये भी चीज़ें हमें पता चल जाती है। एंड इन मेनी इंडस्ट्रीज मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइजेस, है ना। तो पहले देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अभी ऐसा कुछ नहीं था, है ना, तो सिर्फ यहाँ हो सकते थे। अभी आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा ज़रूरी नहीं था। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में अगर देखा गया तो मार्केट जो है वो अपना प्राइस खुद डिटरमाइन कर सकता था, अभी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। यही तो था लिबरलाइजेशन। देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स है? सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर में आते कौन है? फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब आते हैं कमर्शियल, ये सब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसको कंट्रोल करता था आरबीआई, आरबीआई उसे कंट्रोल करता था। उसके साथ साथ कैसे, तो कुछ कुछ नॉर्म्स लगा के, आरबीआई रेगुलेशंस लगा के, नॉर्म्स और रेगुलेशंस लगा के इन्हें कंट्रोल करता था। आरबीआई ये भी डिसाइड करता था कि बैंक अपने साथ कितना मनी रिजर्व रखेंगे, है ना, तो कितना मनी बैंक अपने साथ रखेंगे और बाकी, यानी देखिए कि पूरा का पूरा बैंक किसी को पैसे लोन पे नहीं दे देंगे जितने उनके पास आए, कुछ उनको अमाउंट ऑफ मनी रखना पड़ता है। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे ना, सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, सब चीज़ें विल डिस्कस। एंड फिक्स इंटरेस्ट रेट्स बैंक रखेंगे, ये सब चीज़ें, और बाकी सेक्टर्स को भी लेंड करेंगे ये। अब यहाँ पे क्या होने वाला था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से, कि यहाँ पे आरबीआई का जो रोल था वो रिड्यूस करके रेगुलेटर से उसे फैसिलिटेटर बना दिया जा रहा था फाइनेंशियल सेक्टर में। पहले ये सब चीज़ें रेगुलेट करता था, अब वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें संभालने का काम करेगा। यानी फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अपने कुछ कुछ मैटर्स में, है ना, ऑन मेनी मैटर्स, सभी इसमें नहीं बट काफ़ी सारे मैटर में आरबीआई को कंसल्ट किए बिना भी अभी काम कर सकते थे। ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर में एक रिफॉर्म लाया गया। अब देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेटाइजेशन अलाउ किया था तो रिफॉर्म पॉलिसी ने ये भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो भी बनाए जाएंगे इंडिया में और एज वेल एज फॉरेन, है ना। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन बैंक्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, फॉरेनर्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वाज रेज्ड टू अराउंड 50%, है ना, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो 50% तक बैंक्स में बढ़ा दी गई उसकी लिमिट। और जो बैंक, दोज बैंक विच फुलफिल द सर्टेन कंडीशन दैट हैव बीन गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई एंड रैशनलाइज देयर एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क्स, है ना। तो यही है कि ये जो बैंक्स होंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक, जो भी थोड़ा सा कंडीशंस बताई है, सर्टेन कुछ कंडीशंस बताई हैं, वो अगर फुलफिल करती है तो उनको फ्रीडम होगा कि वो अपनी नई ब्रांचेस भी बना सकती है आरबीआई के अप्रूवल के बिना। ये भी यहाँ पे मिल गया, है ना। उसके साथ साथ 2 बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। Certain aspects have been retained with RBI to safeguard the interest of account holders and the nation. देखिए बैंक के पास ये परमिशन तो थी कि वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं इंडिया से भी या फिर अब्रॉड से भी, है ना। बट कुछ चीज़ें जैसे देखिए सर्टेन एस्पेक्ट जो है वो रिटेन किए गए, आरबीआई के पास कुछ चीज़ें रखी गई, कुछ थोड़ा सा कंट्रोल रखा गया, जिसमें आरबीआई जो अकाउंट होल्डर्स है और नेशन के जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने में हेल्प करेगा हमारी, है ना, इंडिया की, ये है। उसके अलावा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे, जैसे कि मर्चेंट बैंक्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, ये पूरे अलाउ कर दिए गए इंडिया फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। यानी अभी फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है मर्चेंट बैंकर्स करके भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते थे, पेंशन फंड्स में, इतना तरह से, इस तरह से पूरा लिबरलाइजेशन लाया गया था, है ना। तो लिबरलाइजेशन लाया गया, ये आपको देखने मिलता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि टैक्सेशन में क्या रिफॉर्म है। अब टैक्स रिफॉर्म में क्या होता है, तो देखिए रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट के टैक्सेशन में कुछ रिफॉर्म लाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ में कुछ रिफॉर्म लाना है, जो पब्लिक के ऊपर खर्चा किया जा रहा है उसके पॉलिसीज़ में कुछ रिफॉर्म लाना, इसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, है ना। फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये होती है चीज़ें मिल। अब यहाँ पे क्या है कि 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स।
है ना। तो आगे हम और देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फिलहाल हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी में जिस तरह से चीज़ें हैं वही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, है ना। तो डायरेक्ट टैक्सेस किस चीज़ पे ली जाती है, इनकम पे ली जाती है इंडिविजुअल के, या फिर जितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस एंटरप्राइजेस में उस पे लिया जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। सिंस 1991 ऐसा देखा गया है कि कंटिन्यूस रिडक्शन कर दिया गया टैक्सेस पे, इंडिविजुअल इनकम के टैक्सेस पे रिडक्शन कर दिया गया। उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि अगर हाई रेट्स रहे इनकम टैक्स के तो टैक्स इवेजन होता है, लोग टैक्स चोरी करते हैं, लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, है ना, और झूठा अपना इनकम दिखा के, कम दिखा के टैक्स पे नहीं करते। तो यही था कि कंटिन्यूस रिडक्शन किया गया टैक्सेस में। उसके अलावा मॉडरेट रेट्स जो इनकम टैक्स के वो किए गए, और इस कारण जो सेविंग और वॉलंटरी सेविंग्स भी हुई और लोग डिस्क्लोज भी करने लगे अपने इनकम, ये हुआ। उसके अलावा रेट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स जो था वो बहुत हाई था पहले, वो भी कम कर दिया गया, और एफर्ट्स भी लगाए गए कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया जाए, जैसे कि कमोडिटीज़ पे जो टैक्स लगाए जाते हैं वो, है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़, ये कर दिया गया, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अगर देखेंगे उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स लाए, और टैक्सेस जो कमोडिटीज़ पे थे उनको फैसिलिटेट करने के लिए कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़ बना दिया, जो कि कॉमनली एक टैक्स लगा सकता था। तो ये हमें देखने मिलते हैं कुछ टैक्स रिफॉर्म्स। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी कुछ किए गए। फॉरेन एक्सचेंज पे अगर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन एक्सटर्नल सेक्टर जो था वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म इस तरह से किया गया कि 1991 में अगर देखा गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसे ख़त्म करने के लिए रुपी को डीवैल्यूड किया गया। रुपी को डीवैल्यू यानी रुपी की जो वैल्यू थी उसे कम कर दिया गया डॉलर के कंपैरिजन में। अब इसका एग्जांपल भी मैं बताता हूँ कैसे, डॉलर या फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में। अब देखिए, सपोज अगर $1 इक्वल टू 30 रुपीज़ है, और अब इसका रेट $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ कर दिया गया, तो फिर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, क्योंकि अब यहाँ जो $1 इन्वेस्ट कर रहा है उसको डायरेक्टली 50 रुपीज़ मिल रहे थे, जो 30 मिल रहे थे। अब रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया तो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे आते रहेगा, और फॉरेन एक्सचेंज आने के कारण मेनली क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था वो सॉल्व हो सकता था। अब हमारे पास डॉलर्स भी आने लगेंगे। ये एक चीज़ हमने करने की यहाँ कोशिश की, और उसके बाद ये हुआ कि इट ऑल्सो टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपीज़, है ना। रुपी की वैल्यू क्या होगी ये डिटरमाइन अब गवर्नमेंट ना करते हुए गवर्नमेंट के कंट्रोल से उसे फ्री कर दिया गया, और अब मार्केट विल डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। किस चीज़ को कैसे, तो डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को नज़र रखते हुए अब मेनली जो मार्केट है द मार्केट विल डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट्स, अब गवर्नमेंट विल नॉट डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट्स। ऐसा कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी यहाँ लाए गए। तो ये भी रिफॉर्म्स हमें देखने मिलते हैं लिबरलाइजेशन में। तो लिबरलाइजेशन में इतनी चीज़ें, डिरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब देखते हैं इंडिया ने जो भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स लाए वो लिबरलाइज कर दिया, ट्रेड को सबके लिए ओपन कर दिया गया, और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे अलाउ कर दिए गए। इन्वेस्टमेंट अब हो रहे थे, इसलिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी भी हमारे इकोनॉमी में देखने मिली। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे फॉरेन के जो ट्रेडर्स थे उन्हें अलाउ किया गया कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे, इस कारण कॉम्पिटिटिवनेस हमारे यहाँ बढ़ गया था। ये ऐसा हमने क्यों किया, तो इसका एम यही था कि हम लोकल इंडस्ट्रीज जो इंडिया में काम कर रही थी उनकी एफिशिएंसी बढ़ाए। अब आप समझ लो कि आप इसके पहले वाला सीन क्या था कि आप यहाँ पे जनरली काम कर रहे, अपने ही जो साथ वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के, उनके साथ सबके एक ही सिचुएशन है। अब जब फॉरेन से कोई आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके कंपनी को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, ज़्यादा एफिशिएंसी है, तो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। तो यही है कि हम हमारे एफिशिएंसी बढ़ाना शुरू करेंगे, हमारे भी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये जब होना शुरू होगा तो हमें ये पता चलता है कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ होगी। अब पहले क्या होता था, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो इंडिया वाज फॉलोइंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया ने इंपोर्ट्स पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, तो इंपोर्ट्स को काफ़ी कंट्रोल करता था इंडिया का मार्केट। उसके साथ साथ टैरिफ्स जो थे
वो बहुत ज़्यादा थे। अब टैरिफ्स बहुत ज़्यादा होने के कारण भी क्या होगा कि हम इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, और यही चीज़ें कि इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर बाकी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की एफिशिएंसी कम हो गई थी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी कम हो गई थी। उनको कंपटीशन कुछ भी नहीं थी, अपने ही लोगों से उनकी कंपटीशन थी, और उसके साथ साथ एफिशिएंसी भी यहाँ पे उतनी नहीं दिख रही थी, जिस कारण स्लो ग्रोथ हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती है। अब नेक्स्ट जो है वो ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म जो थे वो क्या करना चाहते थे, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो ये खत्म करना था हमें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, टैरिफ रेट्स जो है वो कम करना था, और लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स जो है इंपोर्ट्स करने के लिए जो लाइसेंस लगते थे उन्हें भी हमें रिमूव करना था। इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है वो एबॉलिश कर दी गई है ना, सिर्फ हजार्डस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए वो रखा गया, बाकी सब चीज़ों के लिए एबॉलिश कर दी गई। और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो है ट्रेड पे on imports of manufactured consumer goods और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये पूरी तरह रिमूव कर दिए गए अप्रैल 2001 से। देखिए क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे मेनली इंपोर्ट पे मैन्युफैक्चर पे यहाँ पे कम कर दिए गए, ये बंद ही कर दिए गए है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली 2001 से ये हुआ। और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो पूरी तरह रिमूव कर दी गई, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव पोजीशन बन गई इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें उतने अच्छे गुड्स देना पड़ेगा जितने फॉरेन वाले कंपनीज देती थी, तो इसीलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ये क्या हो गई, ये ख़त्म कर दी गई है ना, तो ये रिमूव कर दी गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुआ और हमारे जो गुड्स है वो इजीली एक्सपोर्ट होने लगे बाहर के मार्केट्स में भी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म करने के कारण ये एक और हमें फायदा हो रहा था। हमारा कंसेप्ट है दैट इज प्राइवेटाइजेशन, वो पढ़ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी मेनली इट इम्प्लाइज द शेडिंग ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, है ना। तो मेनली क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी वो अभी प्राइवेट कंपनीज में भी बदली जा सकती थी। पहले सभी चीज़ों को गवर्नमेंट हैंडल करेगा, अब प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पे आएगी। तो गवर्नमेंट कोई कंपनीज जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज दो तरीके से, इन टू वेज। पहला है कि बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, है तो गवर्नमेंट को विड्रॉ कर जाएगा, गवर्नमेंट ओनरशिप छोड़ देगा। दूसरी बात है कि मैनेजमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट नहीं देखेगा। और दूसरा है कि अपने जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसको सेल करेगा, है ना। तो बाय आउटराइट द सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ये दो चीज़ों से गवर्नमेंट की कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी बन सकती थी। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें पता चलता है दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करना, याद रखिएगा डिसइन्वेस्टमेंट अभी भी न्यूज़ में रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना, उसके जो भी पार्ट है, सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ PSUs टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। तो पब्लिक सेक्टर की जो चीज़ें हैं वो बेच देना, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो चीज़ें हैं वो बेच देना, इसको कहा जाता है प्राइवेट, किसी प्राइवेट को, तो उसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। द पर्पस ऑफ द सेल क्यों होगा, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, तो वॉज मेनली टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि गवर्नमेंट हैंडल करेगी तो उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं आ पाएगा, है ना, उतना फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा। दोनों चीज़ें होना होगा तो हमें प्राइवेट के अंडर उसे देना पड़ेगा, और प्राइवेट के अंडर अगर हम उसे दे देते हैं तो उसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप कितना भी परसेंट बेच सकते हैं, जितना आप परसेंट बेचते जाएंगे उतना डिसइन्वेस्टमेंट होता जाएगा। गवर्नमेंट एनविसेज that privatization could provide strong impetus to the inflow of FDI और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने सेल ऑफ करना शुरू करेगा, और सेलिंग ऑफ जब शुरू होगा तो फॉरेन के भी कुछ कंपनीज जो है वो भी इसे खरीदेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। तो ये एक डिसइन्वेस्टमेंट का एक यहाँ पे हमें देखने मिलता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा नवरत्नास 1996 में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, है ना, या फिर प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, और एनेबल देम टू कम्पीट मोर इफेक्टिवली, है ना, और कंपटीशन बहुत अच्छे से दे हम लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारी कंपनीज। इसीलिए गवर्नमेंट ने 9 PSUs जो है 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को नवरत्न का दर्जा दे दिया। नवरत्न जो है ये सबसे बड़ी कंपनीज यहाँ पे देखने मिली है, 9 कंपनीज को ये दर्जा दिया ताकि एफिशिएंटली उनका एफिशिएंसी स्पेशली बढ़ाए, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाए, कंपटीशन वो दे सके बहुत अच्छी। तो देवर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, है ना। तो गवर्नमेंट उनको ऑटोनॉमी देगी कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, हम हमारा कंट्रोल थोड़ा सा कम कर देते हैं इन टेकिंग वेरियस डिसीजन टू रन द गवर्नमेंट कंपनी एफिशिएंटली एंड दस इंक्रीज देयर प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट बढ़ाइए
और जो भी अपने डिसीजन है वो खुद लीजिए, अपना मैनेजरियल हो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी आप रख लीजिए, बट खुद को आप आगे बढ़ाते चलिए। ऐसी 9 कंपनीज हैं जिनको नवरत्न का स्टेटस यहाँ पे दिया गया। नवरत्न के बाद आते हैं मिनी रत्न, है ना। तो ग्रेटर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैनेजरियल ऑटोनॉमी हैड ऑल्सो बीन ग्रांटेड टू 97 अदर प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस, जिनको मिनी रत्न कर दिया गया। तो 97 और लोगों को ये दे दिया गया, बट वो उतनी बड़ी कंपनीज नहीं थी, थोड़ी सी नवरत्न से छोटी कंपनीज, एज कंपेयर टू नवरत्न कह रहा हूँ मैं, उनसे थोड़ी छोटी। तो उसमें भी काफ़ी सारा फाइनेंशियल और मैनेजरियल ऑटोनॉमी दे दी गई ताकि वो खुद को डेवलप कर पाए, और ऐसे कंपनीज को मिनी रत्न कहा गया, है ना। तो नवरत्न, मिनी रत्न, तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा था और काफ़ी सारी ऑटोनॉमी कंपनीज को दी जा रही थी ताकि वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करे। सो ये है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के बाद थर्ड कंसेप्ट जो है दैट इज ग्लोबलाइजेशन, उसे स्टडी करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होगा? मैंने जैसे कि ऑलरेडी बताया, ग्लोबलाइजेशन या आउटकम है। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा? तो ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लिंक्स इन सच अ वे दैट द हैपनिंग्स इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे, है ना। इंडिया में जो भी चलेगा वो चीज़ें बाहर जो चल रहा है उससे लिंक हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है पूरा ओपन हो गया, अब ग्लोबल मार्केट बन गया है। तो इसमें हमको देखना पड़ता है आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग शुरू हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्स करने में क्या करना पड़ता है? तो कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी, ईच प्रोवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। यही मेनली है कि अब आउटसोर्सिंग अलाउ कर दी गई, यानी अभी कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल ABC नाम की कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है, वो अभी बाहर से, अब ग्लोबल हो चुका है मार्केट, अब बाहर से भी आप कोई चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हो। मुझे अगर लगता है कि मेरे कंपनी में काफ़ी, यानी बाहर से कोई लीगल एडवाइज़र रहे, कंप्यूटर सर्विस बाहर से मुझे कोई दे, एडवर्टाइजमेंट बाहर से कोई मेरी करे, है ना, सिक्योरिटी जो है वो बाहर से कोई संभाले, ये चीज़ों के लिए भी मैं बाहर से चीज़ें आउटसोर्स कर सकता था। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी, है ना, एक्सटर्नल सोर्सेज से, और मोस्टली ये फ्रॉम अदर कंट्रीज से ही ये किया जाता है, बाहर से आने। तो ये चीज़ें हैं। ऑल राइट, अब ये होने के बाद हम देखेंगे मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। ये पहले हमारे कंट्री से होता था, अब ये बाहर से भी किया जा सकता था। अब बाहर के लोग ज़्यादा इफेक्टिवली आपको काम करते हुए लग रहे थे, उनको आउटसोर्स कीजिए। आपको लगता है कंप्यूटर सर्विस बाहर से ज़्यादा अच्छी मिल रही है तो उसे आउटसोर्स कीजिए। अब आउटसोर्स होने के कारण और इफेक्टिवली काम इंडिया में होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिली एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो आउटसोर्सिंग हैज़ इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स, क्योंकि, है ना, तो फास्ट कम्युनिकेशन बढ़ गया, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया है, तो आउटसोर्सिंग इंडिया में बहुत बुरी तरह से बढ़ते हुए दिखी है हमें। तो ये है आउटसोर्सिंग, जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। उसके अलावा अब रोल शुरू हो गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हम बन चुके थे। तो WTO जो है ये 1995 में बनाया गया। तो उसके पहले एक गैट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ हुआ करता था। ट्रेड एंड टैरिफ जो है गैट, उसके जगह पर WTO लाया गया। गैट जो है इसे 1948 में बनाया गया था, 23 कंट्रीज ने साइन किया था, है ना। और गैट क्या करेगा? तो ये एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था गैट, जो एडमिनिस्टर कर रहा था मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना। तो कैसा? तो जितने भी कंट्रीज ने इसे साइन किया तो उन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा हर कंट्री को कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, है ना। ट्रेडिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। इंटरनेशनल मार्केट में सबको इक्वल ट्रीटमेंट में, इक्वली यहाँ पे क्या किया जाए तो इक्वली हम कहेंगे कि ट्रेडिंग के राइट्स मिले, है ना। तो सब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी कंट्रीज़ को कि वो भी कहीं पे जाके ट्रेड कर सकते। इन सब चीज़ों को एडमिनिस्टर करता है, ये अच्छे से चल रहा है कि नहीं, ये होता है गैट। गैट बदल के हो गया WTO। WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन ऑल इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, है ना। गुड्स और सर्विसेज दोनों में काम करता है। इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ ध्यान रखना, है ना। तो रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, है ना, प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू द मेंबर ऑल मेंबर कंट्रीज। अब देखिए, टैरिफ अगर हो सकता है कि X नाम की कंट्री और Y नाम की कंट्री है, ये A नाम के कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ये कंट्री का कम हो ट्रेड, इसीलिए ये A नाम के कंट्री ने इसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा दिए। फॉर एग्जांपल इस पे 50% लगा दिया और इस पे 10% लगा दिया, तो इसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस हमारे मार्केट में चलेंगे। तो ऐसी चीज़ें ना हो,
इसीलिए WTO यहाँ पे काम करेगा, और WTO ऐसे जो बैरियर से इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता रहेगा, और ट्रेडिंग जो है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी कंट्रीज़ को वो देगा। ये ग्लोबलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इन चीज़ों के चलते क्या हुआ, तो इन चीज़ों के चलते ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से रहा। दो द GDP ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड, है ना, रिफॉर्म पीरियड में GDP ग्रोथ तो बहुत अच्छे से बढ़ा, बट स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो ये ग्रोथ थी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो है ना, एम्प्लॉयमेंट कंट्री में जनरेट नहीं किया, नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, ये कहा गया। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स जो लाए गए वो क्या थे, तो रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर, है ना, तो एग्रीकल्चर में कोई बेनिफिट नहीं हुआ ये रिफॉर्म्स का। ग्रोथ रेट जो था वो बढ़ा भी नहीं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जिसमें इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस, या फिर हम कहेंगे रिसर्च एंड एक्सटेंशन, जो क्रूशियल रोल प्ले किया था, विच कहाँ पे, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हैज़ बिन रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड, है ना, तो ये सब रिफॉर्म पीरियड में किया ही नहीं, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाए, पावर हो गया, रोड्स हो गया, मार्केट लिंकेजेस, रिसर्च और एक्सटेंशन, ये सब यहाँ पे नहीं हो पाया, है ना, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, द स्ट्रैटेजीज इन एग्रीकल्चर, देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टूवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स, है ना। तो यही चीज़ें हैं। अब आपको मेनली क्या बताया गया है कि आप एक्सपोर्ट करने का आपको मौका दिया जाए। अब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब आप एक्सपोर्ट ऐसी चीज़ों करोगे जो आपके कैश क्रॉप्स है ना, जो फॉरेन में जिसकी, जो मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उन्हीं को आप एक्सपोर्ट करोगे। तो बाकी एग्रीकल्चर में कोई ऐसा हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखा। ज़्यादातर लोग तो कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ गए क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया से बाहर भेजने वाले थे अपने क्रॉप्स को, और अच्छा वो पैसा, अच्छा इनकम कमाने वाले थे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी कोई रिफॉर्म्स नहीं देखने मिले। इंडस्ट्री में देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन यहाँ पे हो गया, ये देखा गया, है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो थी उनकी जो डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो चीपर इंपोर्ट्स हो गए, है ना, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए नहीं गए, और इंपोर्ट जो था वो बहुत सस्ता हो गया था, मार्केट ओपन हो गया था, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उसको उतना ज़्यादा डिमांड नहीं थी, तो इंडस्ट्रीज़ भी उतनी डेवलप नहीं कर पा रही थी। इंडस्ट्रियल स्लो डाउन बहुत ज़्यादा देखा गया। चीपर इंपोर्ट्स जो थे उन्होंने हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स थे उसके डिमांड को भी कम कर दिया गया, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको कंपटीशन जो है इंपोर्ट को लेके वो बहुत बुरी तरह फेस करनी पड़ी। तो रिफॉर्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, स्लो डाउन हमें देखने मिला। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो एवरी ईयर गवर्नमेंट ने ये फिक्स किया था कि वो एक टारगेट करेंगे, और फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और वो उसके लिए कोई टारगेट फिक्स किया जाएगा। जैसे 1991 से 92 के बीच में उन्होंने ऐसा टारगेट किया था कि 2500 करोड़ या 2500 करोड़ रुपीस जो है उसको बनाया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट करके, उतने शेयर्स बेचे जाएंगे और इतना पैसा निकाला जाएगा। इस तरह से वो कहीं ना कहीं टारगेट बना के डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्रिटिक्स ने क्या कहा, क्रिटिक्स ने ये कहा कि एसेट जो है PSU के हैज़ बीन अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का ये बहुत बुरा लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट को एक साथ तो पैसे मिल रहे हैं, बट एसेट जो आपको कुछ कमा के देने वाली चीज़ें उसको एसेट कहते हैं, जो आपको इनकम जनरेट करके देंगी, वही तो चीज़ें आपने प्राइवेट को बेच दी। तो एक साथ आपने तो पैसे ले लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम इसमें जा सकते थे, है ना। द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वर यूज टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज, है ना। तो ये तुरंत हमें कुछ गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में जो शॉर्टेज आया था वो हमें लाना था, इसीलिए हमने जल्दी ये चीज़ें की और डिसइन्वेस्टमेंट करना भी शुरू किया। अब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, और डिसइन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा नतीजा यहाँ नहीं दिख रहा था। और रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उन्होंने लिमिट ला ली द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर्स पे मेनली। अब देखिए, टैक्स रिडक्शन जो किए गए रिफॉर्म पीरियड में, वहाँ इसीलिए किए गए थे क्योंकि लार्जर रेवेन्यू जनरेट हो सके, टैक्स इवेजन ना हो, ये चीज़ें थी। इस कारण ऐसा भी नहीं देखा गया कि इन गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ। ऐसा करके भी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कोई इंक्रीज़ हुआ नहीं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स इंसेंटिव जो थे वो फॉरेन इन्वेस्टर को भी हमने दिए, टैक्स में भी कुछ उनको हमने छूट देना शुरू किया,
फॉरेन इन्वेस्टर को, जिसके कारण क्या हुआ, तो विच फर्दर रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज, और बाद में वो टैक्स रेवेन्यूज हम बढ़ा नहीं पाए और इसका डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ। पैसे नहीं थे तो डेवलपमेंट कहाँ से करने वाले थे, वेलफेयर कहाँ से करने वाले थे, तो ये दो चीज़ें नहीं देखने मिली। तो ये है। उसके अलावा यहाँ पे आपके इसमें एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में नवरत्न और पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसीज़ के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि द फर्स्ट सेट ऑफ नवरत्न कंपनी जो है उसमें क्या क्या कौन कौन सी थी, तो IOC है ना, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, स्टील अथॉरिटी सेल, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दैट इज NTPC, विदेश संचार निगम लिमिटेड दैट इज VSNL, और उसके बाद और दो PSUs जैसे कि गेल है ना, गैस अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और मैनेजर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दैट इज MTNL। ये दो चीज़ें ये पूरी बनती है नवरत्ना कंपनीज। तो इस तरह से हमें ये देखने मिलता है कि ये हमारा जो चैप्टर था जो कि बताता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इंडिया में किस तरह से काम किया, और ये एक अलग फेज था जिसको रिफॉर्म का फेज कहा जाता है 1991 का।